तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मामला हुकूमत जिस तरह से इससे निकल रही है उसमें जो मुआहदा जो अब तक एक तरह से खुफिया ही है, हत्ता कि शेख रशीद साहब कह रही मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसमें अब ये पेशरफ्त हुई है कि जी साद रिजवी साहब का नाम जो तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं उनका नाम 4th शेड्यूल से निकाल दिया गया है। बाबा डोगर साहब, ये अब लग रहा है कि अनकरीब अब सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या क्या इस मुआहदे में था। उनकी रिहाई तो लगता है अब हो जाएगी बस। उसामा साहब, 4th शेड्यूल में निकालने का मतलब ये है कि अब उनकी नज़रबंदी जो है वो मुमकिन हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ जितने भी पर्चे दर्ज किए थे उन सब पे हाई कोर्ट से उनको उनकी बेल हो गई थी, उनको जमानत मिल गई थी और कई मुकदमे जो थे वो खारिज भी हो गए थे। उस पर जो उन हुकूमत ने, चूँकि उनका नाम 4th शेड्यूल में डाला हुआ था और 4th शेड्यूल में जो लोग होते हैं उनको हुकूमत नज़रबंद कर सकती है, तो 3 महीने के लिए नज़रबंदी हो सकती है। तो 4th शेड्यूल में नाम होने की वजह से उनकी नज़रबंदी की गई। उसके खिलाफ जो TLP थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया था और मामला हाई कोर्ट को रेफ़र कर दिया था कि मज़ीद इस पर हाई कोर्ट खुद देख ले इस चीज़ को, तो उसके तहत इनकी नज़रबंदी हुई थी। असूली तौर पे नज़रबंदी जो थी वो थी 4th शेड्यूल में नाम होने की वजह से। 4th शेड्यूल जो होता है ना उसामा साहब, इसमें होता ये कि वो लोग जिसके ये डर हो कि इनके ये नक्शे अमन हो सकते हैं, इनकी वजह से, इनकी स्पीच की वजह से, इनकी किसी एक्टिविटी की वजह से नक्शे अमन हो सकता है, कोई ना कोई इस तरह की गड़बड़ हो सकती है, तो डिप्टी कमिश्नर होम डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन के साथ उनका नाम 4th शेड्यूल में डाल देता है, जिससे उनकी एक्टिविटी बड़ी महदूद हो जाती है। यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ सकते, वो किसी मीटिंग में नहीं जा सकते, उनको अपने लोकल थाने को बताना पड़ता है, कोई गवर्नमेंट का इजाजतनामा लेना पड़ता है, इवन डिस्ट्रिक्ट छोड़ने के लिए भी, और उनकी एक्टिविटीज जो है वो बहुत महदूद लेवल पे चली जाती हैं। तो और गवर्नमेंट अगर जरूरी समझे तो उनको नजरबंद भी कर सकती है, जिसका नाम 4th शेड्यूल में हो। अच्छा, ये 577 अफराद हैं तहरीक लब्बैक के जिनके नाम 4th शेड्यूल की फहरिस्त से निकाले जा चुके हैं। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, अब इस मामले को हम पूरी तरह से सेटल समझें कि सबकी रिहाई भी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता शायद मुकदमे भी वापस हो जाएंगे? जी बिल्कुल, ये अभी तक तो लेटरेंट स्पिरिट के साथ अमल दरामद हो रहा है और जो मुफ्ती मुनीफ साहब ने ज़मानत दी थी उसके मुताबिक और जो मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक तमाम जो बातचीत का अमल था जब मुकम्मल हुआ, तो जो शिकें रखी गई थी अभी तक तमाम जो मराहिल हैं वो पूरी ईमानदारी के तय की जा रहे हैं। बल्कि अभी तो एक और ख़बर, आपको बड़ी ख़बर देते हैं कि हाफिज़ साद साहब की रिहाई तो आपको पता है कि 1-2 दिन में हो जाएगी, लेकिन बहुत से हमें ऐसे इतलात मौसूल हुई हैं, एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोग हैं और कुछ एक और बड़ी पंजाब से बड़ी जमात है, सियासी पॉलिटिकल पार्टी, नाम अभी लेना दोनों जमातों के मुनासिब नहीं है, उनके ग्रुप्स जो हैं वो राब्ता कर रहे हैं हाफिज़ साद रिजवी साहब के साथ। अच्छा। और वो शामिल होना चाहते हैं। आप देखेंगे कि विदिन 15 डेज या 1 मंथ के अंदर आपको 5-10 लोग प्रोमिनेंट लोग जो हैं वो आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को उसमें शमूलियत इख्तियार करते हुए आपको दिखाई देंगे, और वो इंतखाबी जो मामलात हैं पार्टी का जरा दोबारा बता सकते हैं साथ मिलके। हाँ, ये कौन लोग किस पार्टी से ताल्लुक? अभी जो ग्रुप है जो जिन्होंने बातचीत शुरू कर दी है और वो जाना चाहते हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। 2-3 MPs हैं, 1-2 MNAs हैं और बाकी कुछ और लोग हैं। 8-10 लोगों का ग्रुप है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा दीगर जमातों से भी कुछ लोग हैं जो आपके ख्याल में ऐसा करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं? जी, दीगर जमातों से भी हैं। जो ही आप ये देखेंगे कि सियासी सरगर्मियों का आगाज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा, आपको पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से आपको अच्छे साफ़ सुथरे किरदार के मालिक और दीनी इक़दार के हामिल लोग जो हैं वो आपको इस जमात में शमूलियत इख्तियार करते हुए नज़र आएंगे। और आने वाले जो सियासी मंजरनामा है उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार होगा। और आप जानते हैं वोट बैंक तो बहुत माशाल्लाह मौजूद है उनका, मुल्क भर में है, और जहाँ जहाँ से भी आपने देखा कि बड़े अच्छे वोट उन्होंने लिए, लेकिन अब ये एडजस्टमेंट कुछ करके
और इसका बाकायदा तौर पे जो एक स्टडी है, पॉलिटिकल स्टडीज है, एनालिटिकल स्टडी है, वो करवा के तो तहरीक लब्बैक जो है अपने मैदान जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी मैदान में उतारेगी। अच्छा। और इस दफ़ा वो बड़े भरपूर अंदाज में सियासी अपनी जो मुहिम है वो चलाएंगे। अच्छा। और भरपूर अंदाज से इंतखाबात लड़ेंगे। अच्छा, अब ये तो आपने बड़ी खबरें दे दी हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से और जो सियासी मंजरनामा। मैं चाह रहा हूँ कि आखिर में प्रोग्राम से ख़त्म करने से पहले जो नाज़िम जोखियो का जो कत्ल है उसके हवाले से भी ज़रूर बात की जाए। अब गुलाम रज़ा साहब, मुख्तसर मैंने फिर बाबर डोगर साहब से इस पर बात करनी है कि ये अब शायद मीडिया की वजह से हम देखते हैं कि चाहे नूर मुकद्दम केस हो चाहे ये केस हो, तो वरना हम माजी में देखते हैं कि मतलब ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि वडेरा है, कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए ना जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी जाम अवैस सो रहा था, भाई को बुलाकर साथ इसको लिया गया, इसको कहा भाई, भाई को कहा तू चला जा। अच्छा जी, गुलाम साहब आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बाबर साहब जी, बाबर साहब, तो ये जो आप देख रहे हैं सारा, उसको तो भाई को कहा तू चला जा, इसका फिर बाद में देखेंगे जाम वैस जनाब रात को उठता है, उसको पता चलता है ये आया हुआ है, उसके बाद उस पर तशद्दुद शुरू होता है, उसकी जान चली जाती है। और ये भी पता चल रहा है कि इब्तदाई तफ्तीश में कि जी ये दोनों भाई जो एक MP एक MNA हैं, ये वहीं पर मौजूद थे जब ये तशद्दुद वगैरह हुआ है। तो ये केस बड़ा उसी तरह हमें नज़र आ रहा है कि है तो मजबूत, लेकिन फिर भी हमें खदशात होते हैं कि पता नहीं क्या होगा। समझ साहब, ये मीडिया का प्रेशर है। मैं आप मीडिया जो है, मीडिया इस पर फुली फोकस्ड है। आप देखें कि जो भी चीज़ मीडिया में आ जाती है उस पर फिर इनको मजबूरी बन जाती है। वरना अभी तक देखिए जाम अवैस को गिरफ्तार किया गया, जाम अब्दुल करीम जो है उनको अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया गया। वो MNA है, वो अभी आज़ाद हैं, उनको पकड़ने की कोई ख़ास कोशिश नहीं की जा रही। उसके बाद ये भी है कि जेल में जिस तरह से उनको हवालात में जिस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, खाबे जा रहे हैं और ना वहाँ पर कोई हथकड़ी नहीं, कुछ नहीं, कोई हथकड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या आम मुल्ज़मान से इस तरह का सलूक किया जाता है? कभी नहीं। तो ये इसका जो उसकी फैमिली कह दी कि इस पर GIT बननी चाहिए, मेरा ख्याल है इस पर GIT बना देनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी है। एक ट्रांसपेरेंट किस्म की एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो जाए जो जिससे पता चल जाए, चीज़ों को डिटर्म हो। अब चीज़ें क्लियर हैं, उसके घर में उसकी डेथ हुई, घर में उस पर तशद्दुद किया गया, उसके घर में वो दोनों भाई थे, जाम अवैस रात को उठा, उसने तशद्दुद करवाया। इशू क्या था? वो बेचारे ने एक वीडियो बना ली, उसको वायरल कर दिया, इस पर इंसानी जान चली गई। एक इनके शिकार, इनके शौक को, शौक जो है उन पे अगर किसी ने वीडियो बना ली तो उस पे ये लोगों की जानें ले लेते हैं। यानी अपनी अपनी जेलें हैं कि वहां इनको कैद रखा जाएगा, किस तरह मतलब जिंदगी मौत के ये लोग फैसले करते हैं। गुलाम रज़ा साहब, नाज़िम जोखियो में कहा जा रहा है उसके जो मुद्दई हैं उन वकील साहब कह रहे हैं मुझे धमकियां दी जा रही हैं। जो बेवा है इसकी नाज़िम जोखियो की, वो कहती है कि जी मुझ पर सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है, मैं कभी भी सुलह नहीं करूंगी। ये हमारा एक अलमिया रहा है, बड़े बड़े केस हैं, तारीख है कि फिर उसके बाद साल दो, यानी देखे ना आप, हमने वो सियालकोट वाला याद आता है जो वाक़या हुआ अंधोनाक मोटरवे का, उसमें वो जो डाकू थे वो पहले भी कई दफ़ा पकड़े गए लेकिन छूट जाते थे कि यार 1 साल 2 साल कौन जाए अदालतों के धक्के खाए, गवाह करना है, ये पहले ही गरीब लोग होते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अभी तो वो कह रही है लेकिन साल 2 साल बाद क्या रियासत उसका साथ देगी? देखिए, इस तरह के जो से भी केसेस हैं वो मीडिया की हाईलाइट होने की वजह से पुलिस प्रेशर में आई है और उन्होंने कार्रवाई की है। आप कोयटा में पुलिस एहलकार को किस तरह से कुचला था एक वहाँ के बड़े साहब ने, और फिर उसके बाद आपने देखा बहुत से सानहा भरे पड़े हैं, रेमंड से लेके साहिवाल का वाक़या, मॉडल टाउन का वाक़या, और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे वाक़े हैं, सियालकोट वाला वाक़या ले लें, या उसके अलावा मैं कई ऐसे वाक़यात आपको गिनती के जी बता सकता हूँ। वहाँ पे मीडिया ने शोर मचाया तो और चीजें सामने आई। फिर सर, अब उम्मीद यह है कि चले मीडिया के शोर की वजह से इसमें पेशरफ्त हो रही है, लेकिन ये मंतकी अंजाम तक भी पहुंचे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।